एक स्लॉट चुनी थी, अब ये एक स्लॉट जैसे ही पूरी होगी तो ये आरटीएस ट्रांसमिट कर देगा R3। जब ये आरटीएस ट्रांसमिट करेगा तो स्टेशन 2 और स्टेशन 4 दोनों को पता चलेगा कि मीडियम फिर बिजी हो गया है, ठीक है। और हमें पता है कि स्टेशन 2 ने 3 टाइम स्लॉट्स इंतजार करना था और स्टेशन 4 ने 2 टाइम स्लॉट्स इंतजार करना था। अब स्टेशन 2 जो है वो 1 टाइम स्लॉट इंतजार कर चुका, उसकी 2 टाइम स्लॉट्स अभी बाकी हैं, और स्टेशन 4 का 2 में से 1 टाइम स्लॉट इस्तेमाल हो चुका और 1 टाइम स्लॉट अभी बाकी है। तो अब ये आरटीएस जाएगा, आरटीएस जो है वो ये इंडिकेट करेगा एट T9 स्टेशन 3 स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग, announces a duration of 8, जिसमें RTS, SIFS, CTS प्लस SIFS प्लस डेटा प्लस SIFS प्लस ACK, ये तीनों का टाइम वो इंक्लूड करके बताता है कि 8 टाइम स्लॉट्स के लिए मैं मीडियम को रिजर्व कर रहा हूं, इस दौरान कोई ना बोले। सो ये तीनों जो दोनों नोड्स हैं स्टेशन 2 और 4, वो अपना बैक ऑफ पॉज करेंगी। 2 जो था उसने रैंडम बैक ऑफ 3 चूज किया था, उसमें से 1 टाइम स्लॉट एक्सपायर हो गई तो 2 पे वो पॉज 2 रह गए उसके, और 4 के ने 2 चूज किया था उसमें से 1 यूज हो गया तो 1 रह गया, ठीक है। और अब वो टाइम 17 तक, यानी जो 9 से शुरू हुआ तो वो 8 स्लॉट 17 तक जाएंगी, यहां तक ये नोड्स अब इंतजार करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम, इतने टाइम के लिए वो अपना नैव सेट कर लेंगी, क्योंकि नोड स्टेशन 3 ने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी है। अब जब टाइम 17 पे आरटीएस, सीटीएस, डेटा और ACK कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टेशन 2 और स्टेशन 4 दोबारा DIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। DIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद वो अपना बैक ऑफ टाइमर दोबारा चलाएंगे वहीं से जहां पे वो रुका था। स्टेशन 2 एक बैक ऑफ टाइम स्लॉट और उसकी एक्सपायर होगी, स्टेशन 4 की भी एक्सपायर होगी। स्टेशन 4 ने चूंकि 2 चूज किया था तो एक ये इस्तेमाल हो गया, एक ये इस्तेमाल हो गया, ये आरटीएस सेंड कर देगा, राइट। जब ये आरटीएस सेंड करेगा तो ये दोबारा नैव सेट कर देगा कि जी ये 2 स्लॉट्स और 2 स्लॉट्स 6, 7, 8, ये भी 8 स्लॉट्स के लिए मीडियम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो 8 स्लॉट्स के लिए जब ये मीडियम को ऑक्यूपाई करेगा तो फिर आप जो आपका जो नैव है वो स्लॉट नंबर 29 तक के लिए रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। जब स्लॉट नंबर 29 गुजरेगी तो उसके बाद अब फर्ज करें कि एक ही कैंडिडेट है जिसे ट्रांसमिट करना है, वो स्टेशन 2 है, तो स्टेशन 2 फिर DIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा और उसके बाद अपना बैक ऑफ टाइमर दोबारा वहीं से चलाएगा। उसकी एक ही स्लॉट रह गई थी और अब वो एक स्लॉट जब एक्सपायर होगी और मीडियम फ्री रहेगा तो वो अपना आरटीएस ट्रांसमिट कर देगा। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है CSMA CD की डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन की, ये वो बेसिक एग्जांपल है जो यूं कह लें कि कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ, इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई बहुत सारी, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज्म है वो प्राइमरीली यही रहा। आगे हम ब्लूटूथ के अंदर भी चले जाते हैं, हम ZigBee के अंदर भी 802.15.4 के अंदर चले जाते हैं, यानी वायरलेस के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो IEEE ने बनाए और फिर वो इंडस्ट्री के अंदर फॉलो भी किए गए, उनमें से ज्यादातर स्टैंडर्ड्स अभी भी CSMA CA के मैकेनिज्म्स पे बेस्ड हैं, राइट। उनमें कुछ हल्की फुल्की वेरिएशंस हो सकती हैं। पावर में लाइक खासतौर पे जब हम वाईफाई से बाहर निकलते हैं तो पावर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू बन जाती है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट्स तो आमतौर पे सॉकेट पावर्ड होते हैं, लेकिन लाइक सेंसर नोड्स जो होती हैं, जो ब्लूटूथ नोड्स हो सकती हैं या जो RFID टैग्स हो सकते हैं, तो ये बहुत सारी नोड्स ऐसी होती हैं जो बैटरी पावर्ड होती हैं। तो बैटरी पावर्ड नोड के अंदर पावर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू होता है। तो वहां पे जाहिर है कि ये बाकी मैकेनिज्म्स भले ही जैसे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अहम होता है कि हम नोड्स के लिए जो स्लीप पीरियड है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें और वो मिनिमम पावर को इस्तेमाल करते हुए कैरियर सेंसिंग परफॉर्म कर सकें, वो मिनिमम पावर को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसमिट कर सकें और डेटा लॉसेस भी कम से कम हो। तो उन नोड्स में पावर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होती है और उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ओके, ये आपको 802.11 का एक आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, जिसमें आपको बेसिकली नजर आ रहा है कि
लाइक जो बड़े लेवल पे वायरलेस लैंस डिप्लॉयड होते हैं, उसमें आपके पास, आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स डिफाइंड हैं और वो पीछे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, और पीछे ज़ाहिर है आपका कोई सर्वर पड़ा हुआ है जो उनको मैनेज भी कर रहा है। तो आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्टेशंस उस एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड हैं, और इसको एक एक्सेस पॉइंट और उसके अंदर उसके साथ एसोसिएटेड स्टेशंस को हम एक बेसिक सर्विस सेट कहते हैं, BSS, इट इज कॉल्ड अ BSS, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ एक एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है, उसके साथ भी 2 स्टेशन एसोसिएटेड हैं, ये भी एक BSS है, हम इसे कहते हैं दिस इज द सेकंड BSS इन आवर एग्जांपल, राइट। फिर आपको ये भी पता है कि स्टेशंस के साथ आप एक स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ और एडहॉक स्टेशंस भी मिला के लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समटाइम्स आप हॉटस्पॉट्स बना के कनेक्टिविटी कर लेते हैं, या इस तरह की और भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो एडहॉक मोड में वो एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है और वो आगे कुछ एडहॉक स्टेशंस को भी कनेक्टिविटी दे रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. This is some terminology based on this diagram that we just narrate here. कि एक है basic service area which is called a cell, right? Each basic service area may have several access points, right? और उसके बाद हम कह देते हैं एक चीज है जिसे हम कहते हैं बेसिक सर्विस सेट, सेट ऑफ स्टेशंस एसोसिएटेड विद वन एक्सेस पॉइंट। एक एक्सेस पॉइंट के साथ जो स्टेशंस एसोसिएटेड होंगे तो उसको हम कलेक्टिवली एक BSS कह देंगे, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो उसकी वायर्ड बैकबोन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह देते हैं। फिर है एक एक्सटेंडेड सर्विस एरिया, यानी मल्टीपल जो बेसिक सर्विस एरियाज हैं उनको अगर आप इंटर कनेक्टेड कर दें एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए तो वो एक एक्सटेंडेड सर्विस एरिया कहलाता है। इसी तरह एक एक्सटेंडेड सर्विस सेट है, सेट ऑफ स्टेशंस इन एन एक्सटेंडेड सर्विस एरिया, उन सबको हम जो उसमें स्टेशंस होंगे उनको एक्सटेंडेड सर्विस सेट कह देंगे। और फिर है एक इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, सेट ऑफ कंप्यूटर्स इन एडहॉक मोड, जो हमें मिसाल के तौर पे यहाँ पे नजर आ रहे थे, ये इंडिपेंडेंट जो है वो बेसिक सर्विस सेट बन जाएगा। Ad hoc networks coexist and interoperate with infrastructure based network, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये सारा जो ये एक्सेस पॉइंट और इसके साथ स्टेशंस हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे, जबकि ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ एक एडहॉक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी वो बात की कि हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉटस्पॉट्स, तो एक चीज ये भी है कि मिसाल के तौर पे ये स्टेशन कुछ और स्टेशंस के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, व्हिच इज मोर रेलेवेंट एंड मोर काइंड ऑफ बेटर एग्जांपल। ब्लूटूथ होगा तो एडहॉक तो नहीं होगा। ब्लूटूथ प्योरली एडहॉक होता है, ब्लूटूथ तो एडहॉक की एक क्लासिक एग्जांपल है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर 5 मिनट्स की ब्रेक मिल सकती है नमाज के लिए? जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी।
ओके जी, सो लेट्स बिगिन अगेन। अब हम बात करते हैं फ्रेम फॉर्मेट की। जो ईथरनेट का वाईफाई का 802.11 का फ्रेम फॉर्मेट है, उसके अंदर पहली 16 बिट्स जो हैं वो फ्रेम कंट्रोल के लिए, फिर 16 बिट्स जो हैं वो ड्यूरेशन या आईडी के लिए, फिर इसमें 4 एड्रेसेस हैं 48 बिट्स के। मैक एड्रेसेस आपको पता है कि 48 बिट्स के होते हैं। फिर सीक्वेंस कंट्रोल के लिए 16 बिट्स हैं। फिर आपका जो डेटा है वो आ जाता है यहाँ पे, जो ऊपर से अपर लेयर से पैकेट आया है, सेगमेंट्स आया है, डेटाग्राम आया है, और आखिर में 32 बिट्स की CRC विच इज द एरर चेकिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक दैट इज कॉल्ड। ठीक है, जो फ्रेम कंट्रोल बिट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको 2 बिट्स का प्रोटोकॉल वर्जन नजर आ रहा है, फिर आपको टाइप 2 बिट्स की और 4 बिट्स की सब टाइप्स नजर आ रही हैं। जो टाइप और सब टाइप्स है वो आमतौर पे जो फ्रेम्स हैं उनकी टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कंट्रोल फ्रेम है या मैनेजमेंट फ्रेम है या डेटा फ्रेम है। और जो सब टाइप्स हैं मिसाल के तौर पे उसमें आपके पास एसोसिएशन है, डिसएसोसिएशन है, रीएसोसिएशन है, यानी एक स्टेशन एक एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएट होना चाहता है या उससे डिसएसोसिएट होना चाहता है, या एसोसिएशन के बाद वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था और वो रीएसोसिएट होना चाहता है, या वो कोई प्रॉब कर रहा है। मिसाल के तौर पे जब हम अपने स्टेशन का रेडियो ऑन करते हैं तो हम प्रॉब करते हैं कि कितने वाईफाई हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, या ऑथेंटिकेशन है, दी ऑथेंटिकेशन है, फिर RTS और CTS है और एग है, और इस तरीके से डेटा है। सो आपके पास कंट्रोल, मैनेजमेंट और डेटा 3 मेन कैटेगरीज हैं, और फिर उनके अंदर सब कैटेगरीज हैं जैसे एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन, और ये मैनेजमेंट की टाइप में चले जाएंगे, और जो RTS CTS है ये कंट्रोल की टाइप में चले जाएंगे, और डेटा जो है वो डेटा की टाइप में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है मिसाल के तौर पे टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर एक पैकेट एक्सेस पॉइंट की तरफ जा रहा है तो वो टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, अगर एक्सेस पॉइंट से आ रहा है तो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। फिर फ्रेगमेंटेशन अगर हो रही है तो अगर इसके मोर फ्रेगमेंट्स हैं तो ये बिट सेट होगी। फिर रीट्राई है, रीट्रांसमिशन है, ठीक है, कि क्या ये पैकेट रीट्रांसमिट हुआ है, ये रीट्राई फ्रेम है या नहीं है, राइट। इसी तरीके से कुछ पावर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर। देयर इज ओनली वन बिट व्हिच विल इंडिकेट वेदर द पावर मैनेजमेंट इज बीइंग यूज्ड और नॉट यूज्ड। थोड़ी सी बात हम आगे पावर मैनेजमेंट के बारे में करेंगे। और उसके बाद है मोर डेटा, यानी जो डेटा अभी आपको ट्रांसमिट किया गया है, अगर एक्सेस पॉइंट के पास मजीद डेटा है तो ये बिट सेट कर देगा विच विल इंडिकेट के जी आप अभी अपना रेडियो ऑफ मत कीजिएगा, मजीद डेटा भी मुझे आपको इसी रो में और भेजना है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो WEP को हम कहते हैं वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है, ये प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होती है फील्ड। और फिर ये एक स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग की फील्ड भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर डेटा के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग किसी सेंस में अप्लाई होती है नहीं होती। मिसाल के तौर पे लाइक मल्टीमीडिया के केस में जो स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग है उसका मतलब आमतौर पे ये होता है कि अगर पैकेट ऑर्डर में नहीं आया तो उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि उसका अपेयर होने का कोई फायदा नहीं है। जबकि बेस्ट एफर्ट के केस में आउट ऑफ ऑर्डर भी आ जाए तो उसे बफर करके ठीक किया जा सकता है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। मुझे लगा शायद मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ और मेरी सारी नहीं सर, आवाज आ रही है। अगर ना आती तो बता देते। जी सर। हाँ, लेकिन अगर ना आती तो आपको पता कैसे चलता कि मैं बोल रहा हूँ? आपको लगता वो इधर पता चल जाता है ना कि माइक ऑन है या ऑफ है। सही, गुड इनफ, राइट, ओके। सो उसके बाद जो ड्यूरेशन है, लाइक दिस कैन हैव टू मीनिंग्स, या ये ड्यूरेशन होता है या आईडी होती है। इफ यूज्ड एज अ ड्यूरेशन फील्ड, it indicates in time in seconds or whatever channel will be allocated for successful transmission of MAC frame, includes time until the end of the act। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जैसे RTS फ्रेम जा रहा है, CTS फ्रेम आ रहा है, डेटा फ्रेम आ रहा है, ACK फ्रेम आ रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली वो टाइम इंडिकेटेड होता है जिसकी मदद से बाकी नोड्स अपना नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर सेट कर सकती हैं, ठीक है।
Okay, if some control frames, it can contain some association or connection identifiers as well. Alternatively, फिर है आपके पास sequence control, जो like ये तो 4 addresses हो गए. addresses की बात अभी हम आगे जाके करते हैं. आपके पास अगली field जो है that is this sequence control. Sequence controls में से 4 bit fragment number सब field के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. Like अगर एक जो frame है वो fragment होके आप तक आ रहा है, तो 4 बिट्स उसमें इंडिकेट करती हैं. 4 बिट्स का मतलब ये हुआ कि एक डेटा यूनिट के मैक्सिमम 2⁴ कितना बनता है 16 फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और 12 बिट उसका सीक्वेंस नंबर होगा. राइट, सीक्वेंस नंबर्स आमतौर पे इंडिकेट करते हैं कि बाइट नंबर, जो स्टार्टिंग बाइट नंबर है फ्रैगमेंट के अंदर, वो कौन सा है. लाइक अगर पहले फ्रेम के अंदर बाइट नंबर 1 से शुरू हुआ था और उसमें 32 बाइट्स आई थी, तो फिर अगले का सीक्वेंस नंबर 33 हो जाएगा कि ये 33 से शुरू हो रहा है. ओके, और बाकी तो सारी फील्ड्स हो गई. इन्फो, सीआरसी आपको पता है कि सिक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, एरर चेकिंग कोड होता है. फ्रेम जब पहुंचता है किसी डेस्टिनेशन पे तो सीआरसी की मदद से उसकी इंटेग्रिटी को चेक किया जाता है कि इसकी बिट्स फ्लिप तो नहीं हुई. तो सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस कंट्रोल में होगा. जो ये सीक्वेंस कंट्रोल फील्ड है 16 बिट्स की, इसके 2 हिस्से हैं. 4 बिट्स फ्रैगमेंट नंबर के लिए और 12 बिट्स सीक्वेंस नंबर के लिए. सर WEP एक्सप्लेन करते हैं. WEP फील्ड, WEP जो है, दिस इज जस्ट 1 बिट. वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एक सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है IEEE का. अगर वो इस्तेमाल, हम वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को डिस्कस नहीं कर रहे जब, लेकिन अगर WEP फील्ड सेट है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल जो है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसे इस्तेमाल किया गया है. सो दिस जस्ट इंडिकेट, दिस इज अ फ्लैग बिट व्हिच इंडिकेट्स कि हमने WEP को इस्तेमाल किया है या नहीं किया. राइट, ये सारी अगर आप देखें तो ये एक बिट है. यस सो 1 बिट इज either 0 or 1. राइट, यस सर, फ्लैग हो गई. ओके, थैंक यू सर. ओके, उसके बाद जो 4 एड्रेसेस उसके अंदर रह गए, उन एड्रेसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, आप जरा इस स्लाइड को खुद देखिए और थोड़ा सा. जी सर, ये जो हमने अभी पढ़ी है लेयर, ये हमारी है फिजिकल लेयर. तो यहाँ पर तो हम प्रोटोकॉल्स तो यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम ये छोटे छोटे चंक्स में सिक्योरिटी यूज करेंगे. सिक्योरिटी के लिए जैसे हम WEP यूज कर रहे हैं. नहीं, ये फिजिकल लेयर नहीं है, ये सब कुछ डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है. ये जो फ्रेम है बेसिकली ये डेटा लिंक लेयर पे है. सर ठीक है, फिजिकल लेयर करेंगे ना. नहीं, आप सवाल दोबारा पूछिए अपना. सर ये हमारी लेयर 2 है, इस पे हम लोग प्रोटोकॉल्स तो यूज नहीं करेंगे ना, वो तो हम लेयर 3 से स्टार्ट करेंगे. नहीं, ये प्रोटोकॉल तो एक एतबार से हम ये जो 802.11 स्टैंडर्ड है, ये एक पूरी प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन है. इट्स मच बिगर देन प्रोटोकॉल आई वुड से. तो बेसिकली ये जो हेडर है सारा ये उसी का है. ठीक है, ठीक है ना. दिस इज नॉट एनी रैंडम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेल डिफाइंड हेडर फॉर द मैक लेयर. ठीक है सर. राइट, बल्कि आपको पता है कि जो एक लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें तो सारी की सारी सिग्निफिकेंस इसकी है. जो बाकी डेटा आपका ऊपर से आया है, जैसे नेटवर्क लेयर से आया, तो वो इसके अंदर एनकैप्सुलेट हो गया. इसके अंदर फिर मजीद जो है वो TCP का सेगमेंट होगा. फिर TCP के सेगमेंट के अंदर मजीद मुमकिन है कि HTTP या उसका कोई मैसेज हो, और फिर ऊपर एप्लीकेशन लेयर का डेटा होगा. सो दिस इज द अल्टीमेट रैपर जो आप लेयर 2 के ऊपर उसके ऊपर लगाते हैं. सर ये स्टेप दोबारा से वो कीजिएगा कैसे. ये जो इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं, अभी जो आपने बताया कि लास्ट पे जब आपने कहा एप्लीकेशन लेयर का होगा. देखिए, ये जो दरमियान में आपको इन्फो नजर आ रही है, ये वाली फील्ड. जी सर. ये इन्फो क्या है? दिस इज द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर. जी सर. इसके ऊपर लेयर कौन सी है? लेयर 3 नेटवर्क लेयर है. जी सर. नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगाया हुआ है उसके ऊपर. फिर नेटवर्क लेयर को डेटा कहां से आया था? ट्रांसपोर्ट. मुमकिन तौर पे मुमकिन है TCP या UDP ने दिया होगा. TCP ने दिया है तो वो उसने अपना सेगमेंट दिया होगा अपना हेडर लगा के. TCP के पास डेटा कहां से आया था? एप्लीकेशन लेयर से. एप्लीकेशन लेयर पे मुमकिन है HTTP इस्तेमाल हो रहा था या कोई भी और प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा था, तो उसका हेडर लगा हुआ और उसके अंदर फिर क्या है? एप्लीकेशन का डेटा एक्चुअली. थैंक यू सर. और दिस इज द फाइनल रैपर. तो हर ये फाइनल रैपर है, तो यहाँ पे आके हम इंक्रिप्शन करेंगे ना इस डेटा पे, इसलिए लेयर पे आके. नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि इंक्रिप्शन करेंगे.
क्यों सर, जब ऊपर से हमारे पास डाटा आ रहा है तो जो वो लेयर 2 पे जब तक आएगा तब तक तो आके हम उसको हेडर में इनकैप्सुलेट करके नेक्स्ट भेजेंगे ना। जी जी, इनकैप्सुलेशन तो हो रही है, वो तो हर लेयर पे इनकैप्सुलेशन हो रही है। ठीक है। ठीक है, इनक्रिप्शन एक और चीज है।